घड़ी घड़ी घमासान खबरों का तूफान। अखिलेश और शिवपाल यादव के बीच दूरियां खत्म होने के बाद अब शिवपाल यादव ने मैनपुरी में बहू डिंपल यादव को जिताने के लिए खुद भी प्रचार शुरू कर दिया है। चुनाव के ऐलान के बाद ये तय नहीं था कि शिवपाल यादव डिंपल यादव के लिए प्रचार करेंगे या नहीं, लेकिन तमाम आशंकाओं को दरकिनार कर शिवपाल यादव भी बहू की जीत पक्की करने के लिए मोर्चा संभाल चुके हैं। शिवपाल यादव ने जसवंत नगर में जनसंपर्क के दौरान परिवार में एकता को लेकर बड़ा बयान दिया। हमने तुम दबा रहे ना हमारी अगर अगले गड़बड़ करे तो हमारे साथ ही हनुमान के साथी रही नहीं ठीक करेंगे। शिवपाल यादव ने कहा कि उनकी बहू डिंपल यादव ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने की बात कही थी और चाचा से चुनाव प्रचार में शामिल होने की गुजारिश की थी, जिसके बाद शिवपाल यादव तमाम दूरियों को मिटाते हुए खुद प्रचार अभियान में शामिल हो गए। बहू ने टेलीफोन किया, चाचा लड़ेंगे, आ जाओ। हाँ, अब एक ही साथ। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव पूरे मुलायम परिवार की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, इसलिए अब शिवपाल यादव खुद जसवंत नगर समेत तमाम क्षेत्रों में लोगों से मिलकर बहू को बम्पर वोटों से जिताने की अपील कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी में न सिर्फ मुलायम सिंह की विरासत दांव पर लगी है, बल्कि डिंपल की नजर 70 साल पुराने एक रिकॉर्ड पर भी है। इसलिए मैनपुरी उपचुनाव में सपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। उम्मीदवार डिंपल यादव ने इटावा के हैवरा में आज रोड शो किया और जनसंपर्क के जरिए घर घर जाकर लोगों से मिली। डिंपल यादव के काफिले के साथ शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव भी थे। इटावा में मैनपुरी उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने करीब दर्जन भर ग्रामीण इलाकों में नुक्कड़ सभाएं की, मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। ये तो हमारा घर है, मेरा जी का घर है यहाँ। जैसे 5 तारीख को बटन दबाए जाएंगे तब आप देखेंगे कैसी ऐतिहासिक जीत होगी। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव पर मिथक तोड़ने की चुनौती है। दरअसल मैनपुरी लोकसभा चुनाव पर 1952 से आज तक कोई भी महिला प्रत्याशी जीत नहीं सकी है। समाजवादी पार्टी मैनपुरी में जीत के लिए आश्वस्त दिखाई दे रही है। इसके बावजूद सैफई परिवार अपने गढ़ को बचाने के लिए दिन रात एक कर सभाएं कर रहे हैं। डिंपल यादव के समर्थन में चाचा भतीजे एक हो गए हैं, इसलिए ही नो वुमेन्स लैंड मैनपुरी का उपचुनाव सुर्खियों में है। मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर इन दिनों राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी मदन भैया घर घर घूमकर वोट मांग रहे हैं और दूसरी ओर भाजपा की राजकुमारी सैनी ने वोटों के लिए अपनी झोली फैलाई। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट उपचुनाव में भाजपा की राजकुमारी सैनी और सपा आरएलडी के प्रत्याशी मदन भैया ने प्रचार में ताकत झोंक रखी है। राजकुमारी सैनी ने अपने प्रचार अभियान के दौरान आयोजित एक जनसभा में मंच पर झोली फैलाकर जनता से वोट देने की अपील कर दी। और मैं आपसे झोली फैलाकर भीख मांगती हूँ कि भारी से भारी वोट दिलाकर मुझे विजयी बनाए। राजकुमारी सैनी के प्रचार अभियान को धार देने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी खतौली पहुंचे और दावा किया कि खतौली विधानसभा सीट पर भाजपा का कब्जा बरकरार रहेगा। राजकुमारी सैनी जी को जिताइए और जो गठबंधन का प्रत्याशी जरा उसकी जमानत जब्त करके यह बता दीजिए कि जिन्हें हमारे नंद किशोर पूजा की दो। वहीं आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया को घेरने के लिए गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भी खतौली में ही डेरा डाल रखा है। ये खतौली में डेवलपमेंट हुआ तभी तो दोबारा विक्रम सिंह बने। दुर्भाग्य है, माननीय न्यायालय का फैसला मानना पड़ता है। तो मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर टक्कर तो भाजपा और आरएलडी प्रत्याशी के बीच है, लेकिन मुजफ्फरनगर में एक और शख्स उपचुनाव में खासा सक्रिय है। नोएडा में महिला को गाली देने और बदसलूकी का आरोपी श्रीकांत त्यागी न तो चुनाव लड़ रहा है और न ही अधिकृत रूप से किसी पार्टी से जुड़ा है, लेकिन उपचुनाव के ऐलान के बाद से श्रीकांत त्यागी लगातार मुजफ्फरनगर में सक्रिय है और भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने में जुटा हुआ है। समाज ने भाजपा को नकार दिया है पूर्णतः और भाजपा के प्रत्याशी चुनाव हार गए। अब 8 तारीख को फैसला भी आ जाएगा। मुजफ्फरनगर की राजनीति में त्यागी समाज का भी खासा दखल है, इसीलिए खतौली उपचुनाव के ऐलान के बाद से श्रीकांत त्यागी लगातार मुजफ्फरनगर का दौरा कर रहा है और त्यागी बहुल गांव में जाकर अपने खिलाफ हुई कानूनी कार्रवाई को पूरे त्यागी समाज से जोड़ते हुए सरकार पर त्यागी समाज के उत्पीड़न की बात कर रहा है। श्रीकांत त्यागी नोएडा ग्रैंड ओमेक सोसाइटी में महिला से बदसलूकी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और इसी मामले में गैंगस्टर एक्ट लगने के बाद श्रीकांत त्यागी को जेल में रहना पड़ा। समाज का जो अपराधीकरण किया जा रहा है और हमारे समाज को एक अपनी धरोहर बताने वाली भाजपा इस धरोहर का जो ख्याल नहीं रख पा रही है,
जमानत पर रिहा होने के बाद लगातार श्रीकांत त्यागी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उत्तराखंड की राजनीति में आज नया डेवलपमेंट देखने को मिला और राज्य के पूर्व विधायकों ने खुद का एक संगठन बना लिया, जिनमें कुल 30 से 35 विधायक शामिल हैं, जिसमें धुर विरोधी दल भाजपा, कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व विधायक शामिल हैं, जिसका अध्यक्ष भाजपा के पूर्व विधायक लखीराम जोशी को बनाया गया। लखीराम जोशी त्रिवेंद्र सरकार में कई मुद्दों को लेकर मोर्चा खोल चुके थे। सबका इसमें सहयोग और इसमें सुझाव लेकर के हम लोग जो है प्रदेश हित में जो भी उचित होगा वो कार्य करेंगे और इसमें कोई राजनीतिक मंच नहीं है। एक प्रकार से हमने सभी पूर्व विधायकों को एक साथ आकर के और प्रदेश की विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए हमने ये प्रयास किया है। हालांकि भाजपा ने इशारा कर दिया है कि पार्टी संगठन के दायरे में रहकर ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम करना होता है। कहा गया कि विधायक अपने अधिकारों के लिए एक संगठन बनाएंगे और अपनी सुविधाओं के लिए लड़ेंगे, तो मैं समझता हूं कि इसमें विधायकों को पुनः विचार करना चाहिए। उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में पहली बार पूर्व विधायक इस तरह एकजुटता दिखा रहे हैं। खास बात यह है कि इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों कुछ पूर्व विधायक शामिल हैं। संगठन में शामिल विधायकों का कहना है कि वो संगठित होकर सरकार को सुझाव देने का काम करेंगे, लेकिन राजनीतिक गलियारे में इस तरह के सियासी अर्थ निकाले जा रहे हैं और उत्तराखंड में सियासी हलचल बढ़ गई है। इधर उत्तरकाशी में एकमात्र दृष्टिबाधित छात्रावास के छात्रों को मजबूरन पढ़ाई की बजाय प्रदर्शन करना पड़ रहा है और इसकी वजह है उनकी मांगों की अनदेखी। हम किसी से कम नहीं, सक्षम हैं, अक्षम नहीं जैसे स्लोगन लिखी तख्तियों के साथ छात्रों ने प्रदर्शन किया। अपने भविष्य की चिंता को लेकर बड़ी संख्या में छात्र धरने पर बैठे। विद्यालय के टीचर और कुछ अभिभावक भी छात्रों के इस आंदोलन में उनके साथ हैं। दरअसल तुनालका में मौजूद दृष्टिबाधित छात्रावास पिछले 15 सालों से संचालित है, जिसमें सरकार की तरफ से बच्चों की देखभाल और शिक्षा के लिए अनुदान मिलता रहा था, लेकिन पिछले 2 सालों से विद्यालय को कोई अनुदान नहीं मिला, जिससे विद्यालय पर आर्थिक संकट है। क्यों इस प्रकार का दुख दिया जा रहा है? जब पढ़ने का अधिकार देखने वाले बच्चों का है तो हमारा क्यों नहीं? हमारी पढ़ाई क्यों रुकाई जा रही है? बड़कोट के इस स्कूल में अनुदान न आने से विद्यालय समिति करीब 16 लाख के कर्ज में आ गया है। लिहाजा छात्रों की मांग है कि सरकार उनकी समस्या जल्द से जल्द दूर करे। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने समस्या के निदान का भरोसा दिलाया है। इनके द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, वो पूर्व में उच्च अधिकारियों को भेजा गया है। आर्थिक सहायता चाह रहे हैं, तो हमने जो है माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए जो है प्रस्तावित कर दिया है। यूपी में अब आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में भी पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू कर दी है। सीएम योगी के सरकारी आवास पर सुबह 10 बजे हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। सबसे पहले लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई थी। इसके बाद कानपुर और वाराणसी में इसे लागू किया गया। अब यूपी के 7 जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज। दरअसल आगरा और गाजियाबाद देश के उन शहरों में शुमार हैं जिनकी आबादी 15 लाख से ज्यादा है, जहां पुलिस आयुक्त व्यवस्था लागू नहीं है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने गाजियाबाद और आगरा में ये व्यवस्था लागू कर दी है। सीएम योगी ने ट्वीट कर नए कमिश्नरेट बनने पर जनता को बधाई दी है। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी खुशी जताई है। निश्चित तौर से यह बहुत ही सराहनीय कदम है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट की बैठक में प्रयागराज को, गाजियाबाद को, आगरा को पुलिस कमिश्नरी सिस्टम का हिस्सा बनाया गया है। यूपी सरकार औद्योगिक शहरों को मजबूत करने में जुटी है। सीएम ने साल 2027 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि औद्योगिक महानगरों में शांति रहे, कानून व्यवस्था कायम रहे। वहीं पूर्वांचल के बाद अब सीएम योगी पश्चिमांचल के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अलीगढ़ और फिरोजाबाद में प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन को संबोधित किया और विकास योजनाओं की सौगात। अलीगढ़ को शुक्रवार के दिन बड़ी सौगात मिली। सीएम योगी ने 75 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। नुमाइश मैदान में प्रबुद्धजनों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी के विकास का बड़ा रास्ता अलीगढ़ से होकर ही जाता है। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहीं पे जेवर में बन रहा है और देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे भी यहीं से होकर के जा रहा है। अलीगढ़ के बाद सीएम फिरोजाबाद पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 269 करोड़ रुपए की 248 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने गरीब महिलाओं को घरों की चाबी सौंपी, साथ ही पढ़ने वाली छात्राओं को स्मार्टफोन बांटा। केंद्र और प्रदेश की योजनाओं का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि इन योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्ग और तबके तक बिना किसी भेदभाव के पहुंच रहा है। प्रयागराज में छात्रों के आंदोलन पर सियासी रंग भी चढ़ चुका है।
छात्रों के आंदोलन में अब सपा विधायक पल्लवी पटेल की एंट्री हो चुकी है। 4 गुना फीस बढ़ोतरी के खिलाफ इलाहाबाद सेंट्रल विश्वविद्यालय के छात्र पिछले 81 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों के आंदोलन को समर्थन करने सपा के विधायक पल्लवी पटेल भी विश्वविद्यालय पहुंची और छात्रों के अनशन में शामिल हुई। इस दौरान पल्लवी पटेल ने बीजेपी पर प्रहार करते हुए छात्रों से वादा किया कि इस लड़ाई में पूरी तरह उनके साथ है। पूरे आंदोलन में मैं अपने छात्रों के साथ पहले दिन से हूँ, लगातार उनके कांटेक्ट में हूँ और मैं ये मानती हूँ कि जितना मैंने इस आंदोलन को समझा है, इसको अभी और धार देने की जरूरत है, अभी इसको और बड़ा भव्य रूप देने की जरूरत है। दरअसल इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 31 अगस्त को कार्य परिषद की बैठक बुलाकर रेगुलर कोर्स की फीस 4 गुना तक बढ़ा दी थी। इसके साथ ही पीएचडी की फीस 15 गुना बढ़ाई गई थी। इसके विरोध में विश्वविद्यालय के छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों ने 5 सितंबर को आमरण अनशन शुरू किया था, जो अब तक जारी है। प्रॉपर्टी विवाद में पड़ोसी महिला का घर फूंकने के मामले में विधायक इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर कानपुर में सुनवाई। जहां केस डायरी और सीडी न होने की वजह से अगली सुनवाई 1 दिसंबर तक टल गई है। सरकारी वकील ने कोर्ट से तथ्यों को परखने के लिए और वक्त मांगा। इस पर इरफान के वकील ने तुरंत अपने दोनों मुवक्किलों को अग्रिम जमानत देने की अपील की, लेकिन जज ने डिफेंस के वकील को कड़ी ताकीद देते हुए जिला जज संदीप जैन ने अगली सुनवाई के लिए 1 दिसंबर की तिथि नियत कर दी है। जिला जज की कोर्ट में 1 दिसंबर को सुनवाई होगी। आगजनी, रंगदारी समेत कई मामले में आरोपी हैं। 7 नवंबर की रात नजीर फातिमा के प्लॉट में आग लगी थी। पीड़ित महिला ने दोनों भाइयों पर केस दर्ज कराया। केस दर्ज होने के बाद से दोनों भाई फरार चल रहे हैं। दोनों के खिलाफ पहले से ही गैर जमानती वारंट जारी है। इस पर कोर्ट ने कहा कि 1/12 तक अगर सीडी और कमेंट्स नहीं आएंगे तो 1/12 को हम बेल दे देंगे। इधर पुलिस लगातार दोनों भाइयों को तलाश रही है। सूत्रों के मुताबिक 2 दिन पहले विधायक की लोकेशन दक्षिण भारत के एक शहर में मिली थी, जबकि इससे पहले दोनों की लोकेशन महाराष्ट्र में भी मिली थी, जिसके लिए पुलिस की एक टीम मंगलवार को महाराष्ट्र भी गई थी। अग्रिम जमानत के लिए इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के लिए एक अगली डेट दी गई है 1 दिसंबर की। 1 दिसंबर को फिर से सुनवाई होगी। लखीमपुर खीरी में दलित बहनों से रेप के बाद हत्या के केस को लेकर खूब वादे हुए थे, लेकिन उन वादों की हकीकत क्या है ये आप भी जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। हत्याकांड के बाद परिवार को आर्थिक मदद के तौर पर 3 लाख रुपए का चेक दिया गया था। खूब सियासी मजमा लगा, लेकिन जब इन्हें भुनाने की बारी आई तो सबके सब बाउंस हो गए। ये सभी चेक पीड़ित परिवार को 15 सितंबर को सौंपे गए थे। जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आप लोग के पास अवेलेबल है, उसके बिहाफ पे चेक वापस हुई है और उसके साथ रीजन अटैच्ड है। उस लेटर में पार्टी को अवेलेबल करा दी गई है। दरअसल लखीमपुर में इसी साल 14 सितंबर को 2 दलित बहनों की रेप के बाद हत्या कर दी गई। बहनों की हत्या के बाद उनका शव पेड़ से लटका मिला। नेताओं के साथ साथ प्रशासन की ओर से भी कई तरह के आश्वासन मिले, लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि प्रशासन ने लिखित में जो दिया था वो अभी तक नहीं मिला। देखे गए थे वो भी बाउंस हो गई हैं। किसकी चेक थी वो? कांग्रेस पार्टी। कितनी चेकें थी? जी 3 थी, 1 चेक तो उसमें से आई है। मामला सुर्खियों में आया तब कांग्रेस के ब्लॉक उपाध्यक्ष राहुल वर्मा पीड़ित के घर पहुंचे और दोबारा चेक मिलने का आश्वासन दिया। तो जो दवा आपकी सेहत को सुधारती है, वो दवा आपकी जिंदगी को बचाती है। उस दवा को लेकर एबीपी गंगा की पड़ताल में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। उत्तर प्रदेश में नकली दवाओं को बनाने वाले गिरोह का नेक्सस बड़ा हो गया है। दूसरे राज्यों से लाकर नकली दवाओं को यहां पर खपाया जा रहा है। हाल ही में 11 नवंबर को गाजियाबाद में नकली दवा के गिरोह से जुड़े कुछ लोगों को पकड़ा गया। छानबीन में मौके से करीब 5 करोड़ की दवाएं बरामद हुई, जिसमें बांग्लादेश, कंबोडिया में बनी दवाएं और नकली रैपर बनाने वाली मशीन भी मिली है। कैंसर की एंटी ड्रग महंगी होने के चलते नकली दवाओं का कारोबार करने वालों को भी इसमें मोटी कमाई दिखती है। यही वजह है कि अपने मुनाफे के चलते वो किसी की जान से खिलवाड़ करने में भी बिल्कुल संकोच नहीं करते। यूपी के ड्रग कंट्रोलर के मुताबिक गिरोह को चलाने वाले जो लोग पकड़े गए काफी पढ़े लिखे हैं। उन्होंने MBBS और BTech तक की डिग्री हासिल कर रखी है। तो उसमें जो वहाँ दवाइयाँ पकड़ी गई हैं उसका हमने अलर्ट जारी किया है पूरे प्रदेश में, ताकि वो बैच नंबर की सभी दवाइयाँ यदि किसी क्षेत्र में हो तो उस पर निगरानी रखी जा सके। अनुमान के मुताबिक यूपी में एंटी कैंसर दवाओं का कारोबार करीब 25 करोड़ का है। कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाली दवा की एक डोज 10 से 30 हजार तक आती है। औषधि विभाग के सूत्रों की माने तो सिर्फ गाजियाबाद और आगरा ही नहीं, बल्कि लखनऊ के रास्ते भी इन दवाओं को प्रदेश के अलग अलग हिस्सों तक पहुँचाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त हमारे पास है, वहां पर एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर आ रही है और देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। इसकी लपटें इतनी तेज थीं
कि एहतियात के तौर पर आसपास की कंपनियों को खाली करा लिया गया और आग लगने की वजह क्या है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन करीब 12 से ज्यादा जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों का माल जलकर खाक हो चुका था। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 1 एक्सटेंशन इंडस्ट्री एरिया में प्लास्टिक की फैक्ट्री मौजूद थी जिसमें ये आग लगी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप एबीपी गंगा की स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरीके से भीषण आग लगी और क्या कारण रहे आग लगने के पीछे, इसके बारे में अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण आग थी। 12 दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया और उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ग्रेटर नोएडा से आग की तस्वीरें आपने देखी, इसे काबू कर लिया गया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे तो यूपी की योगी सरकार का बाहुबली और माफियाओं पर एक्शन लगातार जारी है और इसी कड़ी में गुजरात की साबरमती जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ भी एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। कसारी मसारी और चकिया इलाके में 6 करोड़ 60 लाख की संपत्ति कुर्क कर दी। आरोप है कि ये जमीन अतीक अहमद ने अपराध से अर्जित धन से खरीदी थी। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में विवेचना के दौरान धूमनगंज पुलिस को इस प्रॉपर्टी का पता चला था। राजस्व टीम से सत्यापन कराने के बाद डीएम प्रयागराज से कुर्की की अनुमति मांगी गई थी। प्रयागराज के जिलाधिकारी संजय खत्री ने 21 नवंबर को ही इस प्रॉपर्टी को कुर्क करने की इजाजत दे दी थी, जिसके बाद शुक्रवार को एसपी सिटी संतोष कुमार मीणा के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जो अपराध से अर्जित संपत्ति, ये अपराध से जो धन उन्होंने कमाया उसी से ये संपत्ति खरीदी गई, इसी को फिलहाल कुर्क किया जा रहा है। 11.5 बिस्वा ये जमीन थी जिसकी बाजारू कीमत की अगर हम बात करें तो उसका अनुमानित जो मूल्य है वो तकरीबन 6 करोड़ 60 लाख रुपए है। बुधवार को भी पुलिस ने माफिया अतीक अहमद की 123 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया था। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ अब तक तकरीबन 6 अरब से ज्यादा की कार्रवाई हो चुकी है, जबकि अतीक अहमद और उसके करीबियों और गैंग को मिला लें तो 12 अरब से ज्यादा की कार्रवाई हो चुकी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।